नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 यानी प्रकाश के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपन इसको समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जब अपन इसके प्रतिबिंब के जो चित्र बनाएंगे तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इस चैप्टर को लगातार स्टार्टिंग से सीखते जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चैप्टर के अंदर अपन एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसान से तरीके से सीखेंगे। तो देखो, जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, और थोड़ा सा लेंथी चैप्टर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है। तो शुरू करते हैं अपन इस चैप्टर को। तो प्रकाश यानी अपने 10वीं का चैप्टर नंबर 10 है प्रकाश। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, प्रकाश क्या होता है या प्रकाश किसे कहते हैं, यानी प्रकाश का कार्य क्या है। तो प्रकाश का कार्य जो है वो है किसी भी चीज को दिखाई देने में सहायता करता है, यानी किसी भी चीज के दिखाई देने में सहायक। किसी भी वस्तु के दिखाई देने में अपन क्या कह सकते हैं, सहायक होता है। ठीक है, अगर किसी रूम में या किसी भी जगह प्रकाश नहीं है तो आप कोई भी वस्तु नहीं देख पाएंगे। ये आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि अगर अपन देख लो, जब अपन रूम को बिल्कुल अच्छी तरह से बंद कर दें, बिल्कुल कहीं भी थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है, तो उस रूम में आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आप तभी देख पाते हैं जब या तो रूम के अंदर यानी आपके कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश आ रहा हो बाहर से, या फिर आपके रूम के अंदर कोई लाइट जल रही हो। ठीक है, तो बात करें इसके स्रोत कौन कौन से हैं प्रकाश के, तो प्रकाश के जो स्रोत हैं वो आप कह सकते हो सूर्य हो गया। प्राकृतिक जो स्रोत है सबसे बड़ा वो क्या है, सूर्य। या फिर अपन कह सकते हैं बल्ब हो गया, आग हो गया, इस तरह के और भी बहुत सारे स्रोत होते हैं प्रकाश के। ठीक है, सबसे बड़ा जो सूर्य का प्रकाश होता है, प्राकृतिक जो स्रोत है पृथ्वी का, वो क्या है, सूर्य। अब आप ध्यान देंगे यहां पर कोई भी वस्तु हमें दिखाई देने का कारण क्या है। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअल में, मान लो अगर आप किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, ये मान लो कोई वस्तु है और यहां पर व्यक्ति कोई खड़ा इसको देख पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इससे प्रकाश की किरणें क्या हुई, यहां से इसकी आंखों से गई, यहां से प्रकाश की किरण टकराई और इसकी आंखों तक, यानी वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरणें क्या है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब वो वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। अंधेरे में ऐसा नहीं होता, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती। प्रकाश की किरणें वहां है ही नहीं, तो टकरा के अपनी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब बात करते हैं, कोई भी वस्तु दिखाई तो देती है, वो तो चलो समझ में आ गया। रंगीन क्यों दिखाई देती है, कलर क्यों दिखाई देते हैं, उसका कारण समझते हैं। तो इस बात को आप ध्यान से समझे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोई भी कलर क्यों दिखाई देता है। तो यहां पे बात करें सूर्य का कलर की बात करें, जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, वो कौन से कलर का होता है, वो 7 रंगों से मिलकर जो सफेद प्रकाश होता है या श्वेत प्रकाश जिसको कहते हैं, सफेद कह दो या श्वेत कह दो। ठीक है, वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। अब अपन बात करें, कोई भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, मान लो कोई भी वस्तु अपने को रेड दिखाई दे रही है। ठीक है, इस रेड कलर के दिखाई देने का कारण क्या है, इसके दिखाई देने का कारण यह है कि जो सूर्य की प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, ये तो आने वाली किरण है। ठीक है, यहां से मान लो कोई सूर्य की प्रकाश किरण आ रही है, आते हुए इसके अंदर कितने रंग हैं, 7 रंग हैं। यानी कौन से कलर की है, ये है सफेद कलर की, यानी ये कौन सी है, श्वेत प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश जब यहां से टकराकर वापस परावर्तित होगा, यहां से वापस जाएगा, यानी सूर्य की प्रकाश किरण वहां से टकराती है सूर्य से, उससे टकराकर अपनी आंखों तक पहुंचेगी, तभी तो वस्तु दिखाई देगी। तो ये जो प्रकाश है ये परावर्तित हुआ है यहां से टकराने के बाद, तो इसके अंदर इसने क्या किए, 6 कलर को भी तो क्या कर लिया, 6 रंगों को अवशोषित कर लिया। 6 रंग हैं उसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। इस जो वस्तु ने 6 कलर को अवशोषित कर लिया और एक रंग को, जो कौन सा है, लाल रंग, उसको क्या कर दिया, इसने परावर्तित कर दिया। क्या कर दिया, परावर्तित। तो ये रंग कौन सा परावर्तित हुआ है,
ये जो रंग है वो लाल रंग परावर्तित हुआ है, जिस कारण अपने को वस्तु क्या है, लाल दिखाई देती है। अगर आप कह दें कोई भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है और उसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर है, ठीक है। यहां पर बात करें, अगर कोई वस्तु ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य की प्रकाश किरण आ रही थी, ये श्वेत प्रकाश की किरण थी, ठीक है। इसने 6 रंगों को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। 6 रंग क्या कर लिए, अवशोषित कर लिए, और एक रंग क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, ठीक है। वो एक रंग परावर्तित कौन सा हुआ, ये जो परावर्तित रंग है वो है हरा, इसलिए वस्तु अपने को क्या कर देगी, हरे कलर की दिखाई देगी, ठीक है। अब 2 रंग यहां पर इंपॉर्टेंट है। 2 रंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो अपन देखते हैं। कोई भी वस्तु हमें, कोई भी वस्तु है हमें ब्लैक दिखाई देती है, इसका कारण क्या है, यानी कोई भी वस्तु हमें काली दिखाई देने का कारण क्या हुआ, यहां से श्वेत प्रकाश की किरण आई, ठीक है, ये आ रही है श्वेत प्रकाश किरण, और इसने क्या कर लिया, 7 रंगों को अवशोषित कर लिया। 7 रंगों को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, उसका अवशोषण कर लिया। तो अपने को वस्तु कैसी दिखाई देगी, अगर 7, तो हमें वस्तु वो काले कलर की दिखाई देगी। कौन से कलर की, काले कलर की। कहीं भी आपको काला कलर दिखाई दे रहा है, इस जब भी आपको कोई भी नजर आए काला कलर, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस वस्तु ने 7 रंग अवशोषित कर लिए। अगर कोई वस्तु बिल्कुल सफेद दिखाई दे रही है, ठीक है, तब क्या हुआ, एक प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश की किरण, ये कौन सा है, ये श्वेत प्रकाश है, और उसने क्या किया, 7 के 7 रंग परावर्तित कर दिए। वापस से 7 रंगों का परावर्तन। अगर वो 7 के 7 रंगों को क्या कर दे, परावर्तित कर दे, वहां से टकरा के वापस, तब अपने को वस्तु कैसी दिखाई देगी, श्वेत दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी। आपको ये बोर्ड सफेद दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसने 7 के 7 रंग क्या हुआ, प्रकाश किरण यहां से आ रही है, इससे टकरा के आपकी आंखों तक पहुंच रही है, वो 7 कलर यहां से है, और 7 ही कलर क्या कर दिए, इसने परावर्तित कर दिए। तब अपने को वस्तु कैसी दिखाई देती है, सफेद दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, सफेद दिखाई देती है। यहां पर एक और बात करेंगे, ये जो कलर है आपको समझ में आ गया, कोई भी काले कलर की, कई कहते हैं पर 7 रंग के अलावा कोई वस्तु है तो 7 ही रंग होते हैं क्या, नहीं। जब ऐसा होता है तब 2 या 3 कलर मिक्स होके अपने को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा भाग रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, तब अपने को वो वस्तु दिखाई देती है उस कलर की। अब बात करते हैं प्रकाश किरण। ये जो बात कर रहे हैं ना प्रकाश किरण की, ये क्या होती है, प्रकाश किरण। देखो अपन बात करते हैं, प्रकाश जो होता है, वो जो प्रकाश है वो क्या है, सरल रेखा में गमन करता है। कौन सी, सरल रेखा में गमन करता है। तो सरल रेखा में गमन करते हुए प्रकाश को क्या कह देते हैं, उनकी किरणों को प्रकाश की किरण। अब सरल रेखा में गमन कर रहा है तो प्रकाश को क्या कह देंगे, सरल रेखा में गमन करता हुआ। तो प्रकाश क्या रेखा के रूप में गमन करता है क्या, किरण के रूप में या रेखा के रूप में, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, सरल रेखा में प्रकाश जो गमन करता है उसको ही अपन क्या कह देते हैं, प्रकाश किरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्रकाश की किरण। तो क्या प्रकाश किरणों के रूप में गमन करता है, नहीं, ऐसा 100% हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस घटना को अपन पढ़ेंगे आगे। प्रकाश किरण के रूप में भी गमन करता है और कण के रूप में भी गमन करता है। बाद में अपन पढ़ेंगे ये किसके रूप में, कण के रूप में भी गमन करता है। किसके रूप में, कण के रूप में भी गमन करता है। इसको अपन आगे पढ़ लेंगे डिटेल में। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रकाश क्या होता है, ठीक है, और दूसरा हमने ये पढ़ा कि प्रकाश जो है उसका अपने को कोई भी वस्तु दिखाई क्यों देती है और दिखाई देने का कारण क्या है वो हमने देख लिया, और कोई भी वस्तु कलर की क्यों दिखाई देती है वो भी हमने देख लिया। अब इसके बाद में अपन शुरू करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन।
देखो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं वो देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं वो देखते हैं। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखो ये जो चैप्टर है ना, वो अपन डायग्राम से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे अपन चित्र बना के अभी कलर वाला देखा, तो इस तरह से अपन चित्र बना के कोई भी चीज समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहां पर अपन बात करते हैं, कोई भी चीज अपने को कलर मान लो, ये है कोई वस्तु, ठीक है, ये है कोई मान लो चमकीली सतह कह दिया, दर्पण कह दिया, कोई भी, ठीक है, और इसको ऐसे बना देंगे। इसका मतलब आपने दर्पण देखा हुआ है, कांच या दर्पण या चमकीली सतह, जिसके अंदर अपने क्या होता है, शकल देख सकते हैं इस तरह से। तो यहां पर हमने ये माना है, ये क्या है, एक दर्पण है या फिर चमकीली सतह कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर जब कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, कोई प्रकाश किरण आए और इस चमकीली सतह से टकराकर इस तरह से चला जाए, ठीक है, प्रकाश किरण आई, यहां से टकराई और इस दिशा में चलेगी, बस इसी घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। उसने प्रकाश को क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। ऐसा आपने छोटी क्लासों में बहुत किया होगा। सूर्य का प्रकाश आता है तो अपन क्या करते हैं, इधर दर्पण सामने लेके खड़े हो जाते हैं और किसी के चेहरे पर गिराते हैं ना, तो वही घटना क्या है, वो परावर्तन की घटना है। वो क्या है, परावर्तन। सूर्य का प्रकाश यहां से आया और इस कांच पे टकराया और वापस इस दिशा में चला गया, या किसी दूसरे की शकल पे या कहीं भी अपन दीवार पे उसका जो प्रकाश का धब्बा देखते हैं, जो प्रकाश का स्थान देखते हैं, वही क्या है, वही है परावर्तन की घटना, ठीक है। तो ये जो अब यहां पर कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है, जो आने वाली प्रकाश की किरण है ना, इसका स्पेशल नाम होता है, यहां से जाने वाली इसका भी स्पेशल नाम है। तो आने वाली प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये आ रही है इसलिए इसका नाम आपतित किरण, और ये यहां से इससे दर्पण से टकराकर वापस जा रही है, तो इसको कह देते हैं, यहां पर क्या हुआ है, परावर्तन, तो परावर्तित किरण। इसको क्या कह देते हैं, परावर्तित किरण। ये हमारा क्या हो गया, दर्पण हो गया। नीचे की तरह ये डैश डैश किया हुआ, इसका मतलब इसके नीचे की तरफ पॉलिश कर रखी है, इधर से आप उसमें अंदर कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर अपने बात की कि जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से या चमकीली सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस माध्यम का मतलब क्या हुआ, हवा के अंदर से प्रकाश किरण आई और वापस ऊपर हवा में चली गई, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो क्या आप बता सकते हैं इसकी परिभाषा क्या हुई, बिल्कुल आसान सी परिभाषा है। देखो इसकी परिभाषा बात करें किसकी, परावर्तन की, तो सिंपल सी परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन। तो देखो परिभाषा क्या हुई, इसको ध्यान से देखो, यहां से इस परिभाषा को इस चित्र से याद रखना है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह या दर्पण से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। थोड़ा सा आगे अपन अगली घटना में पढ़ेंगे, तब क्या होगा, प्रकाश किरण यहां से आएगी और दूसरे माध्यम के अंदर चली जाएगी। जैसे यहां से हवा में आ रही है और पानी में चली गई, हवा में आ रही है और कांच में चली गई, तो ये कौन सी घटना है, ये है अपवर्तन की घटना। ये दूसरे माध्यम में चली गई, लेकिन यहां दूसरे माध्यम में जाने की बजाय यहां से प्रकाश किरण हवा में से आएगी और वापस हवा में ही चली जाएगी। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन।
ठीक है, परावर्तन की परिभाषा क्या है? देखो, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, और प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर अपने को दो चीजें और ध्यान रखनी है, वो है अगली जो अपने इसके अंदर ध्यान रखना है वो है परावर्तन के नियम। ये हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या हो रहा है, अब इसके बाद पढ़ते हैं परावर्तन के नियम क्या हैं। दो नियम है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको भी अपन समझेंगे किससे? एक चित्र से। चित्र यही है, इसी तरह का वापस चित्र बनाएंगे और यहां से समझेंगे। तो हमने क्या किया, यहां पर एक चित्र बना दिया इसी तरह का ये। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा एक दर्पण। ये दर्पण कह दो या चमकीली सतह कह दो। ठीक है, अब देखो यहां से इस चित्र को समझ लेना, दोनों नियम आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो, कोई प्रकाश किरण यहां से आ रही है, टकराई और यहां से इस दिशा में चलेगी। ठीक है, तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। हमने पहले ही पढ़ लिया है इसको। और जो टकराने के बाद जा रही है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखो यहां से आपतित किरण आ रही है। अब अपने को क्या मानना है? देखो, ये वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन अपन मान रहे हैं कि यहां से एक हमने बिल्कुल जहां से टकरानी है उसके ऊपर एक सीधी रेखा बिल्कुल ऐसे मान ली, समतल सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा है ये। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको हमने नाम दे दिया अभिलंब। क्या नाम दे दिया? इसका हमने नाम दे दिया अभिलंब। देखो, ऐसा कांच के ऊपर देखो अपन मान रहे हैं, एक बार आप मानो, प्रकाश किरण यहां आई, ये सामने दर्पण है, इससे टकराई और यहां से ऐसे चली थी, तो इसके बिल्कुल लंबवत एक मैंने क्या मान ली? एक रेखा मान ली, बिल्कुल लंबवत माना है। ऐसा वास्तव में कहीं नहीं होता है कांच के ऊपर, ऐसा हमने माना है। तो ये क्या है? ये इसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है, अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है इंपॉर्टेंट? ये बात है कि ये जो कोण बनता है ना, किसके बीच में? अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, किसके बीच में? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, इसको कोण आई कहते हैं। और इसका नाम क्या है? जो कोण आई है यहां पे, इसका नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम है? आपतन कोण। क्यों आपतन कोण का है? क्योंकि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ है, यानी अभिलंब से आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। दूसरा देखो, ये जो कोण बनेगा किसके बीच में है? ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में है, इसका नाम होता है कोण आर। क्या है? कोण आर। और कोण आर को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इन दोनों की परिभाषा पूछ ले तो हो सकता है आपके बुक में नहीं दे रखी, पूछ ले तो क्या होगी? बहुत ही सिंपल सी। आपको मैंने क्या कहा है, आप चित्र से हर चीज को याद रख सकते हैं। तो देखो क्या होगा? आपतन कोण। देखो, आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या परिभाषा हुई? आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब से के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और दूसरा परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? आप बताएं। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर। अब देखो, ये सारे के सारे हो कहां पर रही है घटना? ये इस बिंदु पर हो रही है। इस बिंदु को अपन मान लेते हैं P पर, और ये एक ही तल में यहां पर हो रही है। अब देखो यहां पर नियम नंबर पहला क्या है? पहला नियम क्या है परावर्तन का? परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है या समान होता है। या अपन इसको कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई और कोण आर हमेशा क्या होते हैं?
परावर्तन की घटना में हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण हमेशा और हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये कोण जितना होगा उतना का उतना हमेशा कोण ये होगा। ठीक है, ये है पहला नियम। अब देखो दूसरा नियम क्या है। पहला नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कौन किसके नियम पढ़ रहे हैं, परावर्तन के नियम। ध्यान रखना ऐसे नियम अपन अपवर्तन में भी पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें अपन अपवर्तन में वापस पढ़ेंगे, लेकिन आपको वहां अपवर्तन में कुछ ना कुछ अलग हुआ तभी तो उसको दूसरा पढ़ेंगे, तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। दूसरा देखो नियम समझे, पहला नियम तो आपको याद रह जाएगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा नियम क्या है कि ये जो आपतित किरण है, आने वाली किरण, ठीक है, ये जो अभिलंब है और ये जो परावर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में है। एक ही तल का मतलब है ऐसा नहीं है कि इस तल में आने वाली किरण यहां पर आ रही है, जाने वाली किरण यहां से जा रही है और अभिलंब यहां पर है, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में। तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में, देखो यहां पर आपतित किरण भी इस बिंदु पर आ रही है, इसी तल पर, इसी बिंदु पर आ रही है, अभिलंब भी इसी बिंदु पर है और परावर्तित किरण भी यहीं पर जा रही है। तो ये इसका दूसरा नियम हो गया। दोनों नियम बहुत महत्वपूर्ण है, दोबारा से इसको देख लो। देखो हमने क्या सीखा है, परावर्तन के नियम, दो नियम होते हैं, कौन कौन से। पहला ही नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको इस चित्र से याद रखना है। ये देखो बार बार मैं डायग्राम क्यों बना रहा हूं, ताकि आपको ये चित्र से याद रहे। यहां पर अपने को परावर्तन की परिभाषा याद रखनी है, वो भी किससे याद रखनी है, चित्र से, और ये भी याद रखना है वो इस चित्र से, दोनों नियम याद रह जाएंगे। एग्जाम में आप पीछे के पेपर उठा के देखोगे तो आपको बहुत बार प्रश्न ये मिलेगा कि आप बताइए परावर्तन की परिभाषा और परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम भी लिखिए। तो आपको परावर्तन की परिभाषा, इसका डायग्राम हो गया, ये परावर्तन के नियम और इसका डायग्राम हो गया, आप इसको इससे कर सकते हैं। आगे बात करें, ठीक है, ये तो बात होगी परावर्तन की परिभाषा और इसके बारे में। अब बात करते हैं दर्पण के बारे में। किसके बारे में, दर्पण। देखो दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं, पहले तो ये बता दूं। क्या आप बता सकते हैं दर्पण और कांच में क्या फर्क होता है, दर्पण और कांच में क्या फर्क होता है, या दर्पण और लेंस में क्या फर्क होता है, आप बता सकते हैं। देखो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। दर्पण क्या होता है, दर्पण जिसके आर पार नहीं देख सकते, जिसके अंदर आपको कोई ना कोई प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है, वो क्या होता है, दर्पण होता है। और जिसके आर पार देख सकते हैं उसको अपन कांच कह दो या लेंस कह दो, ठीक है, वो कांच या लेंस कहलाता है। दर्पण की सामान्य दो तरीके से इसको दो भागों में बांटा जाता है जनरली। देखो दो भागों में दर्पण को बांटा गया है। जो पहला भाग है दो तरीके से, तो वो है समतल दर्पण, इसको भी अपन पढ़ेंगे, समतल दर्पण। और दूसरा है गोलीय दर्पण। अब ये जो गोलीय दर्पण है ना, ये भी आगे दो भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार हैं। गोलीय दर्पण के कौन कौन से प्रकार हैं, एक तो है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण और दूसरा क्या है, अवतल दर्पण। तो देखो यहां पर दर्पण के मुख्य दो प्रकार होते हैं, दो भागों में बांटा गया है, एक तो समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अब यहां पे देखो गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटा गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।
तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण आपको बता दिया, जिसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, वो क्या होता है, दर्पण होता है। तो यहां पर पहले अपन बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। यहां कह सकते हैं समतल दर्पण या समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो यहां पर एक मैं लगा देता हूं समतल दर्पण। देखो इसको भी अपन चित्र से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ मैंने इस तरह से मान लिया और यहां पर मान लिया ये समतल दर्पण है, इस तरफ पॉलिश की हुई है, ठीक है। यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब यहां पर समझते जाएं और पॉइंट यहां पर जो बनेंगे, इससे बनने वाले दर्पण के पॉइंट है वो अपन यहां पर लिखते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये है, इसका प्रतिबिंब भी यहां दिखेगा। प्रतिबिंब क्या होगा, यहां दिखेगा। तो देखो यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ये है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये देखना है कि ये जो प्रतिबिंब है ना उतनी दूरी पर है। अगर मान लो यहां से जितनी दूरी है ना ये, तो प्रतिबिंब भी आपको दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर दिखेगा। अगर मान लो सीधी सी बात है, अगर मैं बोर्ड के पास में ऐसे, बोर्ड मान लो दर्पण है और मैं बोर्ड से कुछ 2 फीट की दूरी पर खड़ा हूं, तो मेरा प्रतिबिंब बोर्ड के अंदर जो बनेगा वो भी क्या है, 2 फीट अंदर बनेगा। तो यानी दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। या आप दूसरे तरीके से इस पॉइंट को लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर क्या बनता है, उसका अंदर प्रतिबिंब बनता है। जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं यहां पे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट अपन ये लिखेंगे, देखो अगर इसकी हाइट जो है, यहां पर इसकी हाइट की बात करें तो जितनी इसकी हाइट है ना यहां पर वस्तु की, यानी उतनी की उतनी हाइट क्या होगी, इसकी होगी, ठीक है। यानी वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। यहां पर आप कांच के सामने जब भी खड़े होते हो तो जितनी दूर पर आप कांच खड़े हो ना कांच से, उतनी दूरी पर आप अंदर दिखाई दोगे। यानी आपके और आपके प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब आपका जो चित्र कांच के अंदर दिखाई दे रहा है, उसके बीच में दूरी कितनी हो जाएगी। अगर मान लो आप, यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका आपसे, कि अगर मान लो आप दर्पण से यानी कांच से, समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर आप दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर हैं तो आपके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आपके और प्रतिबिंब, मान लो आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहां पर खड़े हैं और ये जो दूरी है वो 3 मीटर है, तो आपकी और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। कैसे, क्योंकि प्रतिबिंब बनेगा वो इसके अंदर और बनेगा 3 मीटर, तो 3 ये और 3 ये आप खड़े हैं और ये आपका प्रतिबिंब है, इसके बीच में टोटल दूरी हो जाएगी वो 6 मीटर हो जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और यहां पर अगर इसकी ऊंचाई 6 फीट है तो इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी, उतनी ही होगी। यानी इसकी ऊंचाई अगर 2 मीटर है तो इसकी भी ऊंचाई यानी इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितनी होगी, 2 मीटर होगी। देखो आपने इधर डैश डैश किया है, मतलब इधर पॉलिश की हुई है, इसके इस साइड में जो दिखेगा वो इसका प्रतिबिंब है, इसका फोटो है। तीसरा पॉइंट बात करते हैं इसके अंदर, समतल दर्पण के अंदर ही बात करें तीसरा पॉइंट। देखो तीसरा पॉइंट क्या है, यहां पर हमने 2 पॉइंट बात कर लिए, तीसरा पॉइंट ये है, यानी वस्तु का आकार, ये ऊंचाई का मतलब देख सकते हैं, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। ऊंचाई की जगह आप आकार भी लिख सकते हैं, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है।
ठीक है। अब देखो यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है, तीसरा देखो ऐसा है कि अगर आप जैसे यहां पर प्रतिबिंब दर्पण के सामने खड़े हैं, आपका चित्र भी सीधा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपका सर ऊपर है तो उसके अंदर, कांच के अंदर आपका सर नीचे और टांगे ऊपर दिखाई दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो यहां पर लिखेंगे सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि प्रतिबिंब सीधा। अगर कांच के सामने ये मार्कर ऐसा रखा हुआ है तो उस कांच के अंदर भी यानी दर्पण के अंदर भी मार्कर ऐसा ही दिखाई देगा, मतलब सीधा ही दिखाई देगा, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। और चौथा जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा, आप जब कांच के सामने खड़े हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहां पर अपन इसके अंदर दो शब्द पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है जिस प्रतिबिंब को, जिस चित्र को अपन किसी दीवार पर या पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। और जो अपने को दीवार या पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, उसके अंदर जो झूठा चित्र दिखाई देता है, वो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। तो कांच के पीछे जाके देखोगे आप तो आप खड़े थोड़ी हो, वो तो कांच के अंदर एक आपकी क्या है, झूठी इमेज दिखाई दे रही है। उस झूठी इमेज को क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। आभासी का मतलब होता है नकली कह दो या झूठा कह दो, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है आभासी प्रतिबिंब। कौन सा बनता है, जो बनता है उससे समतल दर्पण से, वो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। और इसका अंतिम जो देखना है वो किस तरह से देखेंगे, अब की बार जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ध्यान से समझना। इसका जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है। अब देखो पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या होता है, कभी कभी तो इसकी परिभाषा ही पूछ लेते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखो अगर मैं कांच के सामने या दर्पण के सामने इस हाथ में ऐसे मार्कर लेके खड़ा हूंगा, ये मेरा कौन सा हैंड है, राइट हैंड, ठीक है। तो मैं जब कांच के सामने खड़ा हूंगा तो कांच मेरा क्या दिखाएगा, वो तो इसी हाथ में दिखाएगा। अब जो दिखा रहा है वो कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड। तो यानी उल्टा प्रतिबिंब कैसे बना, जो हमारा दायां भाग होता है कांच के अंदर वो बायां दिखाई देता है। देखो कांच के सामने आप ऐसे खड़े हैं और इस हाथ में मार्कर लेके खड़े हैं, तो कांच में भी इस साइड में ही मार्कर दिखाएगा, जबकि होता क्या है, ये हमारा दायां भाग है और कांच के अंदर इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, बायां भाग हो जाएगा। तो ऐसा प्रतिबिंब जिसमें, इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें हमारा दायां भाग बायां दिखाई दे तथा बायां भाग दायां दिखाई दे। उसे पार्श्व प्रतिबिंब या पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब कहते हैं। देखो आपको क्या ध्यान में रखना है, जिसमें ऐसा प्रतिबिंब जिसके अंदर हमारा दायां भाग क्या दिखाई देता है, बायां, यानी ये मेरा दायां हाथ है, कांच के अंदर ये वाला इसी साइड दिखेगा तो ये इस साइड दिखेगा, तो ये कौन सा हो गया, अब मेरा बायां हो गया, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए था, इसी दायां हाथ में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है समतल दर्पण के अंदर, ठीक है। तो ऐसा प्रतिबिंब जिसमें हमारा दायां भाग बायां दिखाई दे और बायां भाग दायां दिखाई दे, उस तरह के परिवर्तन को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब, ठीक है। तो देखो हमने यहां तक समतल दर्पण तक पढ़ लिया है, ठीक है। तो देखो आज की जो क्लास में हमने जो जो चीजें पढ़ी है उसको वापस से अच्छी तरह रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें रटने की जरूरत ना पड़े। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा था आज की क्लास में, सबसे पहले हमने ये देखा कि प्रकाश
क्या कार्य करता है, प्रकाश की जरूरत ही क्यों पड़ती है, प्रकाश से हमें क्या फायदा है। तो प्रकाश हमें कोई भी वस्तु दिखाई देने में सहायक होता है, किसी भी वस्तु को दिखाई देने में यह सहायता करता है। प्रकाश के बगैर आप कोई भी वस्तु नहीं देख पाएंगे। दूसरा है प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, और भी बहुत सारे, जैसे आग भी जलाते हैं तो उससे भी प्रकाश होता है। अब कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है तो उसका कारण है प्रकाश। प्रकाश क्यों है, क्योंकि सूर्य से प्रकाश उस वस्तु पर टकराता है और वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। उसके बाद में हमने ये देखा कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सफेद या श्वेत कलर का होता है, जो 7 रंगों का मिक्स होता है। 7 रंग कौन से, जो हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। अब अगर बात करें कोई भी वस्तु हमें कलरफुल क्यों दिखाई देती है, तो उसका कारण ये है कि कुछ वो कलर का अवशोषण कर लेता है और एक कलर को क्या करता है, परावर्तित करता है। जिस कलर को वो परावर्तित करेगा उसी कलर की हमें वस्तु दिखाई देगी। उसके बाद में हमने देखा कोई भी वस्तु ब्लैक यानी काले कलर की क्यों दिखाई देती है, जिसका कारण है वो 7 के 7 रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। सफेद क्यों दिखाई देती है, वो 7 के 7 कलर क्या कर देती है, वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस परावर्तित कर देती है, तो वो हमें सफेद दिखाई देती है। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करता है। तो सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को, सरल रेखा में गति करने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। वैसे बात करें तो प्रकाश किरण और कण दोनों के रूप में गमन करता है। उसके बाद में हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम के अंदर आएगा, एक परावर्तन से और एक अपवर्तन से। तो परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह या दर्पण से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये यहां पर एक माध्यम है और प्रकाश वापस उसी माध्यम में चला गया तो इसको कहते हैं परावर्तन। परिभाषा क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद बात करें प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो 2 नियम हैं। पहला नियम है कि प्रकाश का आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर। आपतन कोण किसे कहते हैं, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहां पर परावर्तन के अंदर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल में होते हैं। ये हमने यहां पर इसके नियम पढ़े। उसके बाद में हमने यहां पर पढ़ा दर्पण के बारे में। दर्पण जिसके अंदर हम कोई भी प्रतिबिंब देख सकते हैं वो कहलाता है दर्पण। मुख्य रूप से 2 प्रकार से बांटा गया है, एक समतल होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ा है आज की क्लास में समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में, इसके प्रतिबिंब के बारे में। घरों में हम जो चेहरा देखने के काम में लेते हैं वो जो दर्पण होता है वो होता है समतल दर्पण, बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के कुछ बिंदु देखे थे। सबसे पहला ये था, जितनी दूरी पर वस्तु है, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर अंदर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। दूसरा पॉइंट था, जितना प्रतिबिंब का साइज है, आकार है, उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा। यानी जितने आकार की वस्तु है उतने आकार का उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु को अपन बिंब भी कह सकते हैं। देखो, वस्तु कह दो या बिंब कह दो, एक ही बात होती है। वस्तु या बिंब एक ही बात होती है। तो जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जितना साइज वस्तु का उतना ही साइज किसका होगा, प्रतिबिंब का होगा। अगला है, जो इससे बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। ठीक है, तो हमेशा प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसा बनता है, सीधा बनता है। दूसरा क्या है, चौथा पॉइंट है, प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। आभासी मतलब झूठा होता है। अब कांच के पीछे की तरफ जाके देखोगे तो कोई भी चित्र बनता हुआ नजर नहीं आएगा आपको वैसा। 5वां और अंतिम पॉइंट है, पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व प्रतिबिंब होता है। पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें हमारा दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है, दायां भाग बायां दिखाई दे, तो इस प्रकार के परिवर्तन को कहते हैं पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।